हेलो एवरीवन, आई एम सीए जागृत अग्रवाल फ्रॉम पराशर की पाठशाला एंड हम अपने सीए इंटर पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, और हमारे हर लेक्चर का यही फंडा रहेगा। हम पहले 10 से 15 मिनट में जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में इंपॉर्टेंट पोर्शन करा होगा उसको शॉर्ट में क्रिस्प में करके हम रिवाइज करेंगे। एंड मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अगर इसको जो क्रिस्प समरी है इसको आप नोट करेंगे तो आपको लास्ट रिवीजन में भी बहुत असिस्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने इंपॉर्टेंस समझी थी सीएमए की, जिसमें आपको सबसे पहले ये समझाया गया था कि कैसे जो हमारी कॉस्टिंग है वो हमारे सेल्स प्राइस को डिटरमाइन करने में मदद करती है, कैसे सेल्स प्राइस वगैरह ऑप्टिमली डिटरमाइन होना बहुत ज़रूरी है, और इसको ऑप्टिमल रखने के लिए हमारे को अपनी करेक्ट कॉस्ट का पता होना बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा उसकी नीड रहती है। उसके अलावा जो हमने इसके इंपॉर्टेंस में ही हमने ये समझा था, जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस बाय द मैनेजमेंट, वो सब डिसीजंस कॉस्टिंग के बेस पे ही लिए जाते हैं। ये जो कॉस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है ये बाय द मैनेजमेंट होती है एंड फॉर द मैनेजमेंट होती है। इसमें जो भी डिसीजंस रहते हैं मैनेजमेंट के आगे पीछे घूमते हैं, मैनेजमेंट के सेंटर में लेके घूमते हैं, और उस डिसीजंस के बेसिस पे हम अपना सेल्स प्राइस भी डिटरमाइन करते हैं, और भी जो हमारे को अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के डिसीजंस लेने हैं वो इसी बेसिस पे निकलते हैं। इंपॉर्टेंस के अलावा हमने एक चीज और समझी थी कि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं है। सीए में बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं है। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर के लिए होते हैं, जो आपके जैसे आपके बैलेंस शीट हो गई, आपका P&L हो गया, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, ये सब कुछ हम एक्सटर्नल यूजर्स को दिमाग में रखते हुए बनाते हैं। बट जो हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता। हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो बनाए जाते हैं हमारे इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं। उसके अलावा एक चीज़ हमने और समझी थी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो बनती हैं, प्लस में जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, इसमें एक और मेजर डिफरेंस होता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं इनका एक फॉर्मेट सेट है। आपने ये तो नहीं देखा होगा कि कहीं पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग बन रहा है और कहीं पे अलग बन रहा है, कहीं पे एसेट्स एक साइड है, कहीं पे लायबिलिटीज दूसरी साइड है। ऐसा नहीं होता। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका फॉर्मेट सेट है, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती हैं, उनकी क्लैरिटी के लिए होती है। तो इसका एक फॉर्मेट सेट रखा गया है कि यूजर्स को अलग अलग कंपनी की अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने को ना मिले, एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक कंपेरिजन पॉसिबल रहे उसमें। बट जो कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं, दो हम क्वेश्चन के लिए उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो हम जरूर सीखेंगे, क्वेश्चंस में तो हम उसका फॉर्मेट सीखेंगे, बट एज सच कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मेट नहीं है। कई जगह वो एप्लीकेबल होते हैं जहां कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह लगते हैं, बट मैं आपसे जो बात कर रहा हूं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं। ओवरऑल देखा जाए तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं जो फॉर द मैनेजमेंट होते हैं, बाय द मैनेजमेंट होते हैं, तो जिस भी वे में मैनेजमेंट को लगता है कि ये सबसे ज्यादा हमारे लिए यूजफुल रहेंगे उसी चीज को दिमाग में रखते हुए बनाए जाते हैं। ये दो टॉपिक्स हमने बहुत मेजरली इसे कवर किया था, काफी टाइम दिया था मैंने इन टॉपिक्स पे, होपफुली आपको ये समझ आए होंगे। उसके अलावा एक चीज हमने और समझी थी। एक तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ नेम सजेस्ट, एक इसका पर्पस है कॉस्ट का असरटेन करना, दूसरा कॉस्ट को मैनेज करना। अब असरटेनमेंट जैसा बताया गया था, आप इसे इजी वे में कह सकते हैं, इजी वर्ड में कह सकते हैं, कैलकुलेट करना। आप अपनी कॉस्ट निकालेंगे कि आपकी एक प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे, तभी आप अपना सेल्स प्राइस डिटरमाइन कर पाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं आपको फोकस कर रहा हूँ अभी कि यहाँ पे आपके कॉस्टिंग का फोकस मैं लेके जा रहा हूँ कि आपको सेल्स प्राइस डिटरमाइन करना है, बट आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मैं आपको अभी बहुत ही लेमन लैंग्वेज में लेके जा रहा हूँ। कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्राइस डिटरमाइन करने के लिए नहीं है,
उसका हमें बहुत से डिसीजन मेकिंग में उसको यूज करना पड़ता है, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। बट अभी आप एक बेसिक लेवल पे अगर आप समझना चाहेंगे तो कॉस्टिंग अगर हमें पता होगी, हमें ये पता होगा कि हमारा जो हम सामान बना रहे हैं उसकी हमारी लागत कितनी है, उसमें हम कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, उसके बाद ही तो हम अपना सेल्स प्राइस डिटरमाइन करेंगे। ऑन अ इजी वे, ऑन अ इजी नोट मैं आपको ये बता रहा हूँ बार बार, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सेल्स प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कॉस्टिंग का रोल है, बट हाँ ये एक मेजर रोल है। उसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट, हमने कॉस्ट असरटेन तो कर ली बट उसे मैनेज भी करना पड़ेगा ताकि वो विद इन द लिमिट्स रहे। उसके अलावा इससे लिंक्ड ही दो कॉन्सेप्ट्स और पढ़े थे, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। अब इसको चलिए यहीं कवर कर लेते हैं। तो सीसी यानी कि कॉस्ट कंट्रोल था, उसका फोकस सिंपल ये था कि जो हमारी कॉस्ट है विद इन द लिमिट्स रहे, विद इन द बाउंड्रीज रहे, हम कॉस्ट को ज्यादा ना बढ़ने दें। और इसको अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो उसे रिड्यूस भी करते जाएं। बट जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन था उसका ग्रेजुअल फोकस ये था कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे इन द लॉन्ग रन। आप क्योंकि हम सब जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, जो भी हब्स काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ये कर रहे हैं कि यार हमारे मटेरियल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेबर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो उस वे में हम अपना प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस इंक्रीज कर नहीं पाएंगे। अगर सेल्स प्राइस इंक्रीज करेंगे हम मार्केट शेयर लूज कर देंगे, कंपटीशन इतना है। तो उनको हमेशा ये दिक्कत रहती है कि हमें अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। अगर कहीं बढ़ रही है, मान लीजिए मटेरियल के रेट बढ़ रहे हैं, आपको उसको लेबर में कंपनसेट करना पड़ेगा, प्लस में मटेरियल के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप ऑल्टरनेटिव मटेरियल की तरफ जाएंगे। ये सारी चीज़ों को आपको फोकस में रखना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज़ मैं और कवर करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो क्वालिटी कंसर्न्स रहते हैं, हमें इस चीज़ को दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट कंट्रोल है इसका फोकस प्राइमरीली क्वालिटी पे नहीं होता, बट कॉस्ट रिडक्शन में हमारा फोकस हमेशा क्वालिटी पे भी रहता है। क्योंकि देखिए कॉस्ट रिड्यूस करना है वो एक बात अलग है, बट अगर आप ऑन द ब्रॉडर व्यू देखेंगे उसे, अगर आप उसको भी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, चलिए शॉर्ट टर्म में तो माइट भी आपका कस्टमर आपकी क्वालिटी को इतनी जल्दी जज भी ना कर पाए कि हाँ यार ये क्वालिटी इंफीरियर होती जा रही है, बट इन द लॉन्ग रन वो इस चीज को जरूर जज कर लेगा कि यार ये चलिए इन्होंने प्राइस तो मेंटेन कर लिया, ये प्राइस तो कम हो गया, बट क्वालिटी डिप्राइव होती जा रही है। और जितनी आज के डेट में मार्केट कॉम्पिटिटिव है, अल्टीमेटली आप अपना मार्केट शेयर लूज कर देंगे टू द कॉम्पिटिटर्स, और अल्टीमेटली आपका बिजनेस शटडाउन की तरफ चले आएगा। इसलिए क्वालिटी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी कॉस्ट को रिड्यूस करने के साथ साथ में। आई गेस मेजरली हमने यही टॉपिक्स कवर करिए थे। एक चीज और, उसके अलावा हमने बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कॉस्ट, बेस्ड ऑन नेचर एलिमेंट भी कवर किया था। नेचर या एलिमेंट, इसमें हमने क्या कवर किया था? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। जो डायरेक्ट, अब इसमें तीनों के दो दो बाइफर्केशंस होंगे। ये बड़ा क्लियर मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ भी समझाया था। जो चीज डायरेक्टली ट्रेसेबल होगी वो डायरेक्ट में रहेगी, जो ट्रेसेबल नहीं है डायरेक्टली, आप डायरेक्टली उसे एक प्रोडक्ट पे एलोकेट नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्ट रहेगी। मटेरियल में ऐसी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो शॉर्ट में बताया था। मटेरियल वही जो आपका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसको यहाँ मटेरियल। लेबर जो आपकी वर्कफोर्स है, जो उस मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में लगी हुई है। एक्सपेंस जो भी मटेरियल लेबर में कवर नहीं हुआ, पावर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो भी हो गया, वो सब कुछ एक्सपेंस में आ जाएगा। अब डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर 2 में कवर हुआ है,
डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस चैप्टर 3 में कवर्ड है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को हम मिला के एक कॉमन नाम से बुलाया जाता है ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स हम चैप्टर 4 में कवर करने वाले हैं और इसी का एक रिफाइंड वर्जन चैप्टर 5 में कवर होगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी। और आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैंने बताया भी था, मान लीजिए ओवरहेड्स का एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि एक कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। चलिए इसको एग्जांपल को आज नोट ही कर लिया जाए। एक कंपनी है जिसमें 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ए, बी, सी, डी। इन चारों प्रोडक्ट्स के लिए कुछ इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है। मान लीजिए 50,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। अब आप इसे डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये डायरेक्टली किसी एक प्रोडक्ट के लिए एलोकेटेबल नहीं है। अब आपको इसे एलोकेट करना पड़ेगा। वही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या है, देखिए जैसा कि बताया गया है, आपको टोटल कॉस्ट तो निकालनी ही पड़ेगी एक प्रोडक्ट की। आप उसे डायरेक्टली एलोकेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो उसे ओवरहेड्स में ले जाके आपको तब एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट तो करना पड़ेगा, तभी आप अपनी टोटल कॉस्ट में अपना प्रॉफिट लगाएंगे, तभी तो आप उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो आपको रखना चाहिए वो रख पाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक आप प्राइस, एक जो प्रोडक्ट है इसको आपने सही से कॉस्ट एलोकेट नहीं करी हुई और इस वजह से आपकी कॉस्ट कम आ रही है, इसमें जेन्युइन कॉस्ट से कम कॉस्ट आ रही है, तो आपके इसका प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएगा। और मान लीजिए बी प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट आपकी ज्यादा है बट कॉस्ट मान लीजिए उसकी कम है बट आपने ज्यादा करी हुई है। कॉस्ट कम है, आपने गलत कॉस्ट एलोकेशन की वजह से ज्यादा करा हुआ है, प्रॉफिट डिक्रीज कर देंगे आप उसका। अब आपका क्या फोकस रहेगा, क्योंकि आप कॉस्ट गलत एलोकेट कर चुके हैं, आप क्या करेंगे, अपना फोकस प्रोडक्ट ए पे रखेंगे। क्या ये सही बात है? आप इस चीज को सोचिए, आप उसको प्रोडक्ट ए जो आपको प्रॉफिट कम दे रहा है बट आपने कॉस्ट गलत एलोकेट करी, उस वजह से आपका फोकस प्रोडक्ट ए पे चला गया। आप क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि यार मैं प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन बढ़ा दूं। और अगर क्या, ये तो रूल है, प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड रहेगी, आप जितनी मर्जी नए सेटअप्स लगा लीजिए, फैक्ट्रीज लगा लीजिए, अल्टीमेटली तो प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड ही है ना। तो क्या होगा, आप ग्रेजुअली हो सकता है आप प्रोडक्ट बी की जगह भी बी को आप डिक्रीज कर दें, क्योंकि उसका आपके हिसाब से आप गलत निकाल चुके हैं प्रॉफिट, उसका आपने माना है कि उसका प्रॉफिट कम है, तो आप प्रोडक्ट बी की मान लीजिए प्रोडक्शन डिक्रीज कर दिया, आप प्रोडक्ट ए को बनाते जा रहे हैं, जिसका अगर आप सही प्रॉफिट सही कॉस्ट निकालते तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है और उसका प्रॉफिट भी कम आता। बट क्योंकि आपने गलत एलोकेट करी थी कॉस्ट, इस वजह से आपका डिसीजन मेकिंग गलत हो गई है। आपका फोकस जहां प्रोडक्ट बी पे होना चाहिए था, बट आपका फोकस कहां जा रहा है, बी पे ना जाके आपका फोकस ए पे जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्ट ए पे फोकस करेंगे और जो आपका मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं आपसे इग्नोर हो जाएगा और इन द लॉन्ग रन वो आपके बिजनेस को हर्ट करेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट करेगा, आपके गोइंग कंसर्न को हर्ट करेगा। वही जैसे मैं आपको समझा रहा था कि इसका रोल सिर्फ सेल्स प्राइस डिटरमाइन करने में नहीं है, कहीं डिसीजन मेकिंग्स में कॉस्टिंग का अल्टीमेटली रोल आएगा, जो आप धीरे धीरे समझेंगे। ये उसका एक एग्जांपल था। उसके अलावा अब अच्छा ये बात रह गई, इंजीनियरिंग वर्क वाली बात रह गई बीच में, दूसरा इसी से लिंक्ड कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए। मान लीजिए अब ये ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मान लीजिए अब आप इसे डायरेक्टली एलोकेट तो कर नहीं सकते, डायरेक्टली एलोकेट कर दिया होता तो आपका या तो मटेरियल में चले जाता है, या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाके वो डायरेक्टली एलोकेट हो चुका होता। आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आपके पास डायरेक्टली कैसे इसको एलोकेट करना है, इसका तो कोई किस प्रोडक्ट पे कितना लगा हुआ कॉस्ट, उसका तो आपके पास कोई वे आउट नहीं है निकालने का, बट आपके पास वे आउट है नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स। मान लीजिए 30, 20, 20, 30, टोटल 100 इंजीनियरिंग आवर्स है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको जैसा कि बताया टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है, ए बी और सी, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। आपको इनमें अपनी इंजीनियरिंग कॉस्ट तो एलोकेट करनी पड़ेगी ना, उसका तो कोई वे आउट है ही नहीं आपके पास। अगर डायरेक्टली नहीं हो पा रही, आप ओवरहेड्स के फॉर्म में उसे एलोकेट करिए।
तो अब इसको किस रेशियो में आप करेंगे? मोस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच मिलने वाली है कि आप देखेंगे ना इंजीनियरिंग कॉस्ट जो होगी किस बेस पे लोकेट कर सकते हो आप, क्या रीजनेबल बेसिस दिख रहा है आपको। सीधी सी बात है, इंजीनियरिंग कॉस्ट जो लगेगी इंजीनियर को, आप मान लीजिए पर आवर पेमेंट करें तो इंजीनियरिंग आवर्स के बेसिस पे ही तो लगेगी, तो उसका रीजनेबल एलोकेशन क्या होगा? अब जो इंजीनियरिंग कॉस्ट है जितने आवर्स हुआ उस बेसिस को आप एलोकेट कर देंगे। मान लीजिए अब ये 30-20-20-20-30 है, तो 30:20:20:30, यानी कि 3:2:2, 3:2:2:3 की रेशियो में आप इसे लोकेट कर देंगे। यानी कि 30% प्रोडक्ट ए में, 20% प्रोडक्ट बी में, 20% प्रोडक्ट सी में और 30% प्रोडक्ट डी में। इस वे में आप अपनी टोटल इंजीनियरिंग कॉस्ट, जो इंजीनियरिंग ओवरहेड्स हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम यही सीखेंगे कि रीजनेबल बेसिस सीखेंगे। इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाया, बट हाँ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है वो। आई गेस इतना ही कवर हुआ था पहले लेक्चर में। आज तो हमने इसमें लगभग 20 मिनट ले लिए हैं, 15 से 20 मिनट, और थोड़ा हम इसे क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे प्रीवियस डे की रिवीजन को। चलिए, मैं आपको यहां तक समझा चुका था सिलेबस आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तक, और मैं आपको यह भी बता चुका था जो सीएमए का सिलेबस है वो पूरी तरह से आपके लिए नया है, पूरी तरह से नए कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ नया है। आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये 3 चैप्टर्स आपके बेसिक हैं। जो बच्चा क्लास में इन 3 चैप्टर्स पे पूरी तरह से फोकस रखेगा, उसके लिए आगे आने वाले चैप्टर्स उसी का कुछ एडवांस वर्जन होते हैं। अगर बेस आपका सही बना होगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के चैप्टर में, तो हर हालत में आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे और बहुत स्कोर भी कर पाएंगे उन चैप्टर्स में। आपका बेस है मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ये 3 चैप्टर्स आपका बेस है कॉस्टिंग का। अगर आप इन 3 चैप्टर्स पे फोकस अच्छा रखेंगे तो आने वाला पूरा सिलेबस आपका बहुत ही स्मूथली निकलेगा, बहुत ही मज़े में निकलेगा। चलिए, अब इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब आपको मैं आगे का सिलेबस एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। अब आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को समझ चुके होंगे जब आप चैप्टर 5 तक पहुंच चुके होंगे। आपने ओवरहेड्स को एलोकेट करना भी सीख लिया होगा। चैप्टर 6 क्या है? कॉस्ट शीट में क्या होता है? कॉस्ट शीट में एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, उसके अलावा आपका जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस रह गए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स जो भी हैं, इसका एक फॉर्मेट होता है, एक सेट फॉर्मेट होता है। इस वे में एक फॉर्मेट है, इस वे में आप इसको डालते जाएंगे, इस बेस पे आप अपनी टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, सेल्स वाइज निकालना होगा वो निकाल लेंगे। एज द नेम सजेस्ट, कॉस्ट शीट, एक शीट बनेगी, सारे जो आपकी कॉस्ट है इसकी एक टोटल शीट बनेगी, एक फॉर्मेट होगा जिसमें आपको डाटा डालना और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप ये 3 चैप्टर कर चुके होंगे, इस चैप्टर में आपको कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं बता चुका हूँ कि जो आपका बेस रहने वाला है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ही रहने वाला है। उसके अलावा एक बात और, मैं आपको एक चीज़ और क्लैरिफाई कर देता हूँ। क्या होता है, काफ़ी टीचर्स जो कोर्सिंग का जो कॉस्ट का कोर्स है वो कॉस्ट शीट से ही शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान चीज़ है। इसमें एक फॉर्मेट है, उसी में आपको, मैंने जैसे बताया, आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड उसको क्लासीफाई करके डालना है। बट हम इससे अपना कोर्स स्टार्ट नहीं करने वाले, क्योंकि इसकी वजह है आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को भी सही से जानते ही नहीं है। आप उनके लिए पूरे डेडिकेटेड चैप्टर्स दिए इंस्टीट्यूट ने हमारे। जब तक आपने उन चैप्टर्स को कवर ही नहीं किया तो उसका क्या फ़ायदा है कि आप डायरेक्टली उसको एक फॉर्मेट में फिट करके डाल रहे हैं, उसको एक मैकेनिकल काम कर रहे हैं। आपको चीज़ों को समझना है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारा जो इंस्टीट्यूट है पराशर की पाठशाला, हमारा जो फोकस है हमेशा ये रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे अगर हम काम करेंगे, अपने आप सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। उसी वे में सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में ही सॉल्व कराए जाएंगे। उसी वे में आपके जो नए क्वेश्चंस भी आते हैं, जो नए कॉन्सेप्ट्स भी अगर टेस्ट होते हैं, वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, सब कुछ चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इसलिए हम कॉस्ट शीट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिलेबस हम मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। चलिए, कॉस्ट शीट का मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें जनरल एंट्रीज होती हैं। 8 से 10 नंबर का चैप्टर आ जाता है एग्जाम में। जनरल एंट्रीज होती हैं, आप ये समझ लीजिए डेबिट क्रेडिट वाली वो एंट्रीज जैसे आप 11th में अकाउंट्स में करते थे। दो ये लिंक नहीं है उससे, हाँ बेस सेम रहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये तो सेम ही रहेगा। जस्ट फॉर आपको क्लैरिफिकेशन बताया मैंने ये चीज़, बट पूरी तरह से अलग है, समझना पड़ेगा। बट बहुत ईजी चैप्टर है। कॉस्ट शीट के बाद ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये चैप्टर काफ़ी ईजी रहने वाला है। उसके बाद हम चैप्टर 7 तक कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में।
उसके बाद आप आ जाइए चैप्टर 8 पे। ये तो आपने टोटल कॉस्ट निकालनी सीख ली, बट क्या आपको पर यूनिट कॉस्ट नहीं पता होनी चाहिए? एक जो बिजनेसमैन है उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि यार मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या है। वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे, यूनिट कॉस्ट निकालना सीखेंगे, आपकी पर प्रोडक्ट की पर यूनिट की क्या कॉस्ट है। उसके अलावा कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैचेस में बनती हैं। जैसे आप अपनी मेडिसिन देखिए, मेडिसिन पे हमेशा एक बैच नंबर लिखा होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मेडिसिन इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल है, जो बैचेस में बनते हैं। जो बैचेस में प्रोडक्ट बनते हैं, इनकी बैच वाइज कॉस्टिंग निकालना हम यहां सीखेंगे। आई गेस इतनी क्लैरिटी अभी के लिए बहुत है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग एज द नेम सजेस्ट, जो भी जॉब वर्क्स होते हैं, जो भी आप एक तरह से कह लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स होते हैं, उसमें आपका ये जॉब कॉस्टिंग यूज होने वाला है। उसके अब हम जॉब कॉस्टिंग तक अपना जो भी करिकुलम है, जो भी सिलेबस हो समझ चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन, या इसका ब्रीफ कह सकते हैं आप। अब ये क्या चीज है, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या है? आप इस चीज को समझते होंगे, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं, कई एंटिटीज ऐसी होती हैं जिसको अपना फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए कई प्रोसेसेस से निकलना होता है, कई स्टेप्स होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं उस चीज के। मान लीजिए एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी है। अब इन प्रोसेसेस की भी तो कॉस्ट निकालनी जरूरी है। अब आपको मैं इसका एक रीजन देता हूं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए प्रोसेस ए एंटिटी का जो है वो एक्सपेंसिव पे एक्सपेंसिव होता जा रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, और उस प्रोसेस की जगह एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस प्रोसेस ई है। अब उसमें एंटिटी क्या करेगी? एंटिटी ये सोच सकती है कि यार क्यों ना मैं अपने इस प्रोसेस ए को प्रोसेस ई से सब्स्टिट्यूट कर दूं। इन अदर वर्ड्स, मैं अपने प्रोसेस ए को ना करके प्रोसेस ई को करूं यार, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। तो अगर ये प्रोसेस मेरे को सूट नहीं कर रहा, मेरे जो कॉस्ट शीट है वहां फिट नहीं बैठ रहा, तो मैं प्रोडक्ट अपना प्रोसेस ई की तरफ जाऊं। एंटिटी ये सोच सकती है, तो उसके लिए एंटिटी को प्रोसेस वाइज उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि प्रोसेस ए में कितनी कॉस्ट है, प्रोसेस बी में कितनी कॉस्ट है, प्रोसेस सी में कितनी कॉस्ट है। उस वे पे एंटिटी ये डिसाइड कर पाएगी कि यार मेरे को प्रोसेस ई में जाना चाहिए प्रोसेस ए की जगह या नहीं। तो ये प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग का ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि क्यों जरूरी है। ये इसका एक एग्जांपल था। वैसे भी एंटिटी को प्रोसेस वाइज कॉस्ट पता होनी चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते, तो उन प्रोसेस बट उनका जो कॉस्ट का शेयर है वो सिग्निफिकेंट है। तो एंटिटी अल्टीमेटली क्या करती है कि यार इस प्रोसेस को रूल आउट करो, हम कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसेस लाएंगे, इसकी कॉस्ट हम बियर नहीं कर पा रहे हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट के साथ, तो इसके लिए हमारे को प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग भी बहुत जरूरी रहती है। इसका एक एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा मैं आपको। मान लीजिए आप एक गारमेंट्स के बिजनेस में हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप। मैं इसे ज़्यादा डीप नहीं लेके जाता, इसको छोटा एग्जांपल रखते हैं। 3 प्रोसेस है, कटिंग, डाइंग, फिनिशिंग। इन तीनों प्रोसेस में आपको कॉस्ट को स्प्लिट करना आना चाहिए, तभी तो आप अपना जो एक्चुअल कॉस्ट है वो जज कर पाएंगे। आप ये जज कर पाएंगे कौन सा प्रोडक्ट कौन सा आपका प्रोसेस ऐसा है जिसमें आपको कॉस्ट कटिंग की रिक्वायरमेंट है, कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा, कौन सी मैन फोर्स ऐसी है, क्योंकि इसमें देखिए ना, इसमें मैन फोर्स होगी, इसमें मैन फोर्स होगी, इसमें मैन फोर्स होगी। कौन सी मैन फोर्स ऐसी है जो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही, कौन से प्रोसेस में एफिशिएंसी की कमी है, आप इसे तभी जज कर पाएंगे जब आप प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग को लगाएंगे। उसके बाद आते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर। ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, मेरे को लगता है आप में से कई बच्चे समझ चुके होंगे इस चीज़ को, कई स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ चुके होंगे, बट जो नहीं समझे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने टाइम में जब मैंने पहली बार सुना था, मैं भी नहीं समझा था। तो क्या होते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट्स? कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक एंटिटी है, उसके कई सारे प्रोसेस हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव, चलिए अभी ये मान के चलते हैं उसके 3 प्रोसेस हैं।
उन 3 प्रोसेस के बाद इकट्ठे 2 या 3 फाइनल प्रोडक्ट साथ में निकल रहे हैं, वो ज्वाइंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली एक ही प्रोसेस है बट जो उसका आउटकम है इकट्ठे 3 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। पॉसिबल है ये भी। किस वे में? प्रोसेस 1 2 3 मान लीजिए, इन सब प्रोसेस के बाद, चलिए 2 प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट ए बी सी 3 प्रोडक्ट साथ में प्रोड्यूस हो गए। अब हमें इसमें कॉस्ट तो स्प्लिट करनी पड़ेगी ना यार। अब इसमें प्रोसेस 1 की कॉमन कॉस्ट होगी, प्रोसेस 2 की कॉमन कॉस्ट होगी, बट प्रोडक्ट्स बन गए 3। अब हमें इन तीनों प्रोडक्ट्स में कॉस्ट को सही से एलोकेट तो करना पड़ेगा। अब कॉस्ट अगर आप सही से एलोकेट नहीं करेंगे तीनों प्रोडक्ट्स में, ये भी बहुत आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। अब उस चलिए डिटेल में हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है। एक्चुअल में इसकी कॉस्ट है कम, इसकी बी की कॉस्ट है ज्यादा, ए की कम बी की ज्यादा, बट आपके गलत एलोकेशन की वजह से, एलोकेशन ALL एलोकेशन ACT एक्चुअल, आपके गलत एलोकेशन की वजह से आपने इसमें कॉस्ट ज्यादा एलोकेट कर दी, इसमें कॉस्ट कम एलोकेट कर दी। ये आपका एरर है, इसमें प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं है। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम थी ए की और सिमिलर वे में प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ज्यादा थी। ये एरर आपके एंड पे हुआ है। अब आप क्या करेंगे? आपको एक्चुअल तो पता ही नहीं है, मान लीजिए आपने एलोकेट आप गलत कर चुके हैं। आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसमें प्रॉफिट कम है, इसकी कॉस्ट कम है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। आप डिसीजन लेने, आप मैनेजर में बैठे हैं, आपका काम क्या है? कोई भी बिजनेस करने बैठा है उसका काम यही तो है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। वो क्या डिसीजन लेगा? यार प्रोडक्ट ए को ग्रेजुअली फेज आउट कर दो, ए की प्रोडक्शन घटाते जाओ, बी का प्रॉफिट ज्यादा है, बी की प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ। ग्रेजुअली क्या होगा? आपका ये डिसीजन आप ही को बर्न आउट करेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो आप गलत डिसीजन ले चुके हैं। एक्चुअल में तो प्रोडक्ट ए का कॉस्ट ज्यादा थी और उसका प्रॉफिट कम है, लेकिन एक्चुअल में तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कम है, उसका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और उसकी प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करनी चाहिए। और एक्चुअल में बी की कॉस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, उसकी प्रोडक्शन आपको लिमिटेड करके ए में शिफ्ट करनी चाहिए। बट आप उल्टा डिसीजन ले चुके हैं, किस वजह से? कॉस्ट को गलत एलोकेट करने की वजह से। आप ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं? आप जो लेस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन तो इंक्रीज करते जा रहे हैं और जो मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन आप डिक्रीज करते आ रहे हैं। ये जो आपका डिसीजन है अल्टीमेटली आपके बिजनेस को बर्न आउट करेगा, आपके प्रॉफिट्स को बर्न करेगा और अल्टीमेटली आपका नुकसान करेगा। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्यों आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में कॉस्ट एलोकेट करनी जरूरी है। आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का एक रियल एग्जांपल भी मैं देने वाला हूं, बट उसके लिए अभी रुकिए। अभी इसके मैंने कहा था कि ज्वाइंट प्रोडक्ट से ज्वाइंट प्रोसेस से 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक मान लीजिए एक चौथा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट डी। अब इसमें क्या होता है? अब मैं आपको बाय प्रोडक्ट समझा रहा हूं। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? आप मान लीजिए प्रोडक्ट ए, बी और सी, ये 3 प्रोडक्ट्स तो आप प्रोड्यूस करना चाह रहे थे इन प्रोसेसेस से, प्रोसेस 1 और 2 के जरिए। बट प्रोडक्ट डी क्या प्रोडक्ट है वो आपने प्रोड्यूस नहीं करना चाहा, बट वो प्रोसेस ऐसा है कि यार एक बाय प्रोडक्ट वेस्ट, एक आप उसे कह सकते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह है, बट वो भी मार्केट में वैल्यू कमांड करता है। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो मार्केट में वैल्यू कमांड कर रहा है, वो होता है प्रोडक्ट डी। उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसमें भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आप एलोकेट करेंगे। यार जिसका सेल्स आप कर रहे हैं तो उसमें कोई कॉस्ट तो एलोकेट करोगे उसकी, या ये मान लोगे कि यार ये फ्री में बन गया। मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि उसको आप इंटेंशनली बनाना नहीं चाह रहे थे, बट जब आप उसको सेल कर पा रहे हैं तो कुछ पोर्शन ऑफ कॉस्ट तो उसको भी एलोकेट करना बनता है ना। तो ये होगा आपका बाय प्रोडक्ट। ऑन अ प्रैक्टिकल नोट क्या होता है? प्रैक्टिकली जो बाय प्रोडक्ट होता है उसकी मेन प्रोडक्ट से वैल्यू बहुत ज्यादा कम रहती है। एक तरह से एक आप उसे वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं जो एक मार्केट में कुछ हद तक वैल्यू कमांड करता है। चलिए ये रहा, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात रही। क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग होती है आपकी, सबसे कॉमन एग्जांपल है ये। नेचुरल गैस भी बनती है उसमें से, पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, पेट्रोलियम जेली भी बनती है। कॉमन प्रोसेस होते हैं ये 3-4 प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन तीनों चारों में कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ता है। तो ये हो गए जॉइंट प्रोडक्ट्स, और इसी चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स में। चलिए सर्विस कॉस्टिंग पे आते हैं। सर्विस कॉस्टिंग क्या है? सर्विस कॉस्टिंग आपका क्या है? सर्विस कॉस्टिंग क्या है? जो भी आपके इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये आपको सर्विस तो दे रहे हैं ना।
अगर आपको ये सर्विस दे रहे हैं तो उस वे में इनकी भी तो कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट लग रही है सर्विस देने में, फ्री में तो ये भी सर्विस नहीं दे रहे। अब इनको भी कहीं ना कहीं अगर सर्वाइव करना है लॉन्ग रन में, ये भी प्रॉफिट कमाने बैठे हैं, इनको भी तो अपनी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, कहाँ कितनी हमारी कॉस्ट लग रही है, कितना हमारा प्रॉफिट बन रहा है, उस बेस पे ही तो ये भी अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो ये सर्विस कॉस्टिंग, जो सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं, वो हम सर्विस कॉस्टिंग में सीखने वाले हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हर सीए का स्टूडेंट रादर सीए का स्टूडेंट क्या, कोई भी स्टूडेंट यूज़ कर रहा होता है। एग्जाम टाइम पे अगर आपके एग्जाम्स हैं आने वाले महीने 2 महीने में, आप क्या प्लान करते हैं? यार मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। आपने प्लान करा 10 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद इसको सिंपल रखते हैं एग्जाम्पल को, मैं इसको सब्जेक्ट वाइज नहीं डिवाइड कर रहा। आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाए, मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़े या आप 9 घंटे पढ़े, तो उसके बाद आप जज करेंगे कि यार मेरा स्टैंडर्ड तो था 10 बट एक्चुअल रहा 8। आप उसके रीजंस देखेंगे, आप उसके रीजंस को इंस्पेक्ट करना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर ये एडवर्स वेरिएंस ना आए। यानी कि आप ये चाहेंगे कि यार जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेरे टारगेट्स हैं, वो मीट होते रहें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम यही करने वाले हैं। मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड है कि आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट आनी चाहिए 10, अगर एक्चुअल कॉस्ट आ गई 8, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोशिश करेंगे कि ये जो वेरिएंस, अब मैं इसे डिफरेंस बोल रहा हूँ बट इसका जो वर्ड होता है, उसका जो यूज होता है वेरिएंस। ये आपके लिए पॉजिटिव वेरिएंस है। सही है यार, आपके कम कॉस्ट में आपने टारगेट कॉस्ट से कम में बना दिया, तो आपके लिए बढ़िया है ये चीज। आप इसको चाहेंगे कि फ्यूचर में इसको रीइंफोर्स करें, ये ऐसे ही चलता रहे। और मान लीजिए आपकी एक्चुअल आ गई 12, आपकी एडवर्स कॉस्ट आ गई 2 रुपए की। अब आप क्या चाहेंगे? इसके इन्वेस्टिगेट करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे और चाहेंगे कि इन फ्यूचर ये रिवर्स हो जाए। आप अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहेंगे। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगला चैप्टर आ गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है आपका? मार्जिनल एज द नेम सजेस्ट, मार्जिनल। मार्जिनल क्या मतलब है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा। अब आप इसमें क्या देखेंगे? आप इसमें डिसीजन लेना सीखेंगे कि क्या हमें एक्स्ट्रा यूनिट्स बनानी चाहिए, क्या हमें एक्स्ट्रा यूनिट्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने से इन द लॉन्ग रन और इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे जब हम उसे देख रहे हैं हमारा प्रॉफिट कम ही हो रहा है बढ़ने की बजाय, तो ये डिसीजन हम मार्जिन कॉस्टिंग में लेंगे। लास्ट चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल। यार हर ऑर्गेनाइजेशन एक बजट बनाती है, उस बजट के बेस पे वो काम करती है। एंड द ईयर एंड जब वो कंपेयर करते हैं, या ईयर एंड ना करें, 6 मंथ करें, क्वार्टरली करें, मंथ वाइज करें, जब उस बजट से वो कंपेयर करते हैं कि यार हमारी बजटेड परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए थी, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है, उसके बेस पे अगर वो बजट से आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अपने आने वाले टाइम में फ्यूचर में बजट्स और हाई रखेंगे, अपने जो टारगेट्स हैं और हाई रखेंगे। और अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है तो अपने बजट को या तो रिवाइज करेंगे या फिर उसके रीजंस देखेंगे कि यहाँ पे दिक्कत क्यों आई। चलिए, आई गेस ये इंट्रोडक्शन के लिए आपके लिए बहुत है अभी के लिए सारे चैप्टर्स का। फिर भी आपको अगर इस चैप्टर्स के किसी भी इंट्रोडक्शन में किसी भी चैप्टर के कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूँगा। अभी के लिए हम कुछ नए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन, आपने कॉस्ट के टाइप पढ़ लिए बेस्ड ऑन नेचर एलिमेंट। अब हम बेस्ड ऑन फंक्शन कॉस्ट के टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को जान चुके हैं। ये मिलके आपके कहलाते हैं प्राइम कॉस्ट। एज द नेम सजेस्ट, मैं हर जगह आपको ये समझाऊंगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई भी चीज़ याद करनी पड़े, कोई भी चीज़ रटनी पड़े। मैं आपको नाम क्यों फोकस करता हूँ, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ एज द नेम सजेस्ट, मैं ये चाहता हूँ आप चीज़ों को लिंक कर पाएं, आप चीज़ों को याद रख पाएं। यार प्राइम का क्या मतलब हुआ? प्राइम का मतलब होगा मेजर। मेजर कॉस्ट तो यही है ना एक प्रोडक्ट में। प्राइम कॉस्ट, मेजर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये होगी आपकी प्राइम कॉस्ट। इन तीनों को जोड़ दिया। प्लस में मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है,
इस फैक्ट्री को चलाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तो लगेगा आपका एक प्रोडक्ट को बनाने में, प्लस में इस फैक्ट्री को चलाने में कुछ ओवरहेड्स नहीं लगेंगे क्या? रेंट नहीं लगेगा फैक्ट्री का, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी क्या, पावर नहीं लगेगी क्या? ये सारे खर्चे भी तो हैं जो आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते। इन खर्चों को भी तो आपको फैक्ट्री को चलाने में लगाना पड़ेगा ना। तो इस प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। अब एक बड़ी लॉजिकल चीज है, हर स्टूडेंट इस बात से लिंक कर पाएगा, जो भी आपकी फैक्ट्रीज होती हैं वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। ये इन फैक्ट्रीज को चलाने के लिए एक बैक ऑफिस होता है, एक ऑफिस होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी लगी होती है इसके पीछे। आप एक बात समझिए, आप फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के अलावा उसकी कोई अकाउंटिंग भी कर रहा होगा, कोई आपके बिजनेस का फाइनेंस भी मैनेज कर रहा होगा, कोई आपके ऑर्डर्स को भी मैनेज कर रहा होगा। ये सारा काम सिर्फ फैक्ट्री में तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए एक ऑफिस, एक बैक ऑफिस भी तो होगा जो फैक्ट्री को सपोर्ट कर रहा होगा। उस बैक ऑफिस का जो स्टाफ होगा उसको भी तो सैलरी जाती होगी, उस ऑफिस का भी तो रेंट होगा, उस ऑफिस का भी तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। तो इस जो फैक्ट्री कॉस्ट है इसमें आप ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुकी है, यानी कि आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये प्रोडक्शन क्या ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी क्या? आप प्रोड्यूस तो कर चुके हैं सामान को बनाना और सामान को बेचने में, दोनों में चीज में फर्क है, वो आपको करना पड़ेगा। बेचने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा, आपको प्रमोशन भी करना पड़ेगा, आपको हो सकता है सेलिब्रिटी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको सेल्समैन भी हायर करने पड़ेंगे, उन सेल्समैन को सैलरी देनी पड़ेगी, उन सेल्समैन को कमीशन देनी पड़ेगी। ये सारे खर्चे भी तो होंगे आपके, तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा। उस प्रोडक्शन का मैं क्या करूं? अगर उस प्रोडक्शन को मैंने फैक्ट्री में रखने के लिए तो नहीं बनाया ना, उसको सेल तो करना पड़ेगा, उसको सेल करने में भी तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे भी तो लगेंगे मेरे पास। तो इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी लगेंगे। इसके बेसिस पे जो अमाउंट आएगा इस सबको टोटल करने के बाद वो होगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ चुका है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं और मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता आप इसे याद करें, इसे समझिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों डायरेक्ट खर्चे हमने मिला दिए। ये प्राइम कॉस्ट है, ये हमारी मेजर कॉस्ट है, आप इस चीज से ध्यान रखिए। उसके बाद सिर्फ फैक्ट्री को चलाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस से नहीं होगा। फैक्ट्री के कुछ अपने ओवरहेड्स भी होंगे, फैक्ट्री का रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, पावर होगी, वो सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएंगे। इसके बाद ये इसको टोटल करने के बाद ये आ गया आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें आपके फैक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक बैक ऑफिस होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन की टीम बैठेगी, एक फाइनेंस की टीम बैठेगी, एक अकाउंटिंग की टीम बैठेगी, एक ऑर्डर मैनेजमेंट की टीम बैठेगी। ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे अगर आप फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। इस प्रोडक्शन को बेचने के लिए आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगाने पड़ेंगे, उसको आप ऐड कर देंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। 5 सेकंड का टाइम लीजिए और इस सबको एक बार रिव्यू करिए, इसको डाइजेस्ट करिए, इसको अपने दिमाग में बसाइए। चलिए अब हम इसे डायरेक्टली एक बार और बोल के देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। इसमें आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स जुड़ गए, ये बन गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स जुड़ गए, ये बन गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उसमें आपके जो भी आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लगने वाले हैं वो जुड़ गए, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराना चाहता हूं। अब आप एक चीज और समझ जाइए, बच्चे को ये लगता है कि यार इतना इजी कॉन्सेप्ट, इस पे एमसीक्यूज क्यों कराए जा रहे हैं क्लास में? सारे कॉन्सेप्ट इजी लगेंगे, बट इस चीज को ध्यान रखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। अब आपके एमसीक्यूज है, एक एक दो नंबर के एमसीक्यूज बनाने हैं इंस्टीट्यूट ने, वो कोई भी टॉपिक में से एमसीक्यूज बना सकते हैं, और ये तो न्यूमेरिकल टॉपिक है, यहां से तो एमसीक्यू बनाना बहुत आसान है। चलिए, डायरेक्ट मटेरियल 100 रुपये, डायरेक्ट लेबर 80 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंस 20 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड्स 50 रुपये, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20 रुपये, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30 रुपये।
आपसे कॉस्ट ऑफ सेल्स मांग रहा है। पाँच सेकंड का आपको टाइम दिया, आप इसे सॉल्व करिए। चलिए, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट प्लस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स सीओपी प्लस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये फॉर्मेट ध्यान है, कोई कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। 100, 80, 20, 200। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं आपके? 50, 250। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स कितने हैं आपके? 30, 280। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 20। आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ चुका है 300 रुपये। ये न्यूमेरिकल एक आपके एमसीक्यू में टेस्ट हो सकता है, किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को इग्नोर मत करिए, और जहाँ पे न्यूमेरिकल बन रहा है उस पर तो आपका फोकस जरूर रहना चाहिए। इसी का एक और इलस्ट्रेशन मैं करना चाहूँगा आपके साथ। अब आप मान लीजिए आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है 300, डायरेक्ट लेबर गिवन है 30, 80, डायरेक्ट लेबर गिवन है 80, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है 20, फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है 50, ऑफिस एंड एडमिन के ओवरहेड्स गिवन है 30, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन है 20। आपसे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पूछ रहा है, बताइए इसे कैसे करेंगे? किस वे में आप इस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करेंगे, किस वे में इसको आप सॉल्व करेंगे? आई गेस कुछ बच्चों ने समझ लिया होगा इस चीज को। हाँ, बट ये मत समझिएगा कि हमें डायरेक्ट आंसर तो पता ही है कि सर ने उसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया है। आपको इसका वे आउट आना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है इसे। चलिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 300, उसमें से आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स माइनस करेंगे, ये आ गया आपका सीओपी। इसमें से आप अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड माइनस करेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स कितने लिखे हैं? लिखना भूल गया क्या? ये रहे 30। ये आ जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट 220। इसमें से आप माइनस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके? आई गेस कोई कैलकुलेशन में गलती हो रही है। यस, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल 300, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20, 280, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30, फैक्ट्री कॉस्ट 250, फैक्ट्री ओवरहेड्स 50। प्राइम कॉस्ट आ गई है आपकी, प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी 200। इसमें से चलिए ऊपर आ जाते हैं। इस प्राइम कॉस्ट में से आप डायरेक्ट लेबर हटाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस हटाएंगे, माइनस करेंगे। डायरेक्ट लेबर आपकी 80, डायरेक्ट एक्सपेंस आपका 20, आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यानी कि डीएम आ जाएगा आपका 100। ये दो न्यूमेरिकल्स हमने इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करे हैं। ये सीधा सीधा न्यूमेरिकल था, इसमें मैंने आपको रिवर्स चलवाया है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टेस्ट हो सकते हैं, पर्टिकुलरली एमसीक्यूज में। चलिए, अब हम टाइप ऑफ कॉस्ट में ही
एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड होती है। सबसे इजी आंसर है, बट इसको एलैबोरेट तो करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सेम रहेगी आपकी इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, मैं इसको यहां पे इतना कह के छोड़ सकता हूं, बट मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कई बार आप ऐसा देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज होगी। क्यों होगी? आप एक बात समझिए। मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, उसका रेंट है 1 लाख रुपए। आपकी बात ठीक है, वो कॉस्ट फिक्स हो गई यार, आप प्रोडक्शन करो ना करो, लैंडलॉर्ड को मतलब नहीं है, वो आके जो भी आपकी डेट तय है उस डेट पे आके आपसे लाख रुपए ले जाएगा। 1 लाख रुपीज आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई रेंट की। आप 1 यूनिट बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, 10,000 बनाओ, मान लीजिए, लेकिन उस फैक्ट्री की कैपेसिटी ही 10,000 यूनिट है। आपकी डिमांड आ गई है 15,000 यूनिट की, आप वहां पे अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो उसे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आप कोई नई फैक्ट्री रेंट पे ले रहे हैं, कुछ आपको इंतजाम करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने का। उस वे में मान लीजिए आपको एक किसी और फैक्ट्री को आपको रेंट पे लेना पड़ेगा और उसका एडिशनल रेंट आप पे पड़ गया, तो यहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट भी वेरी कर गई। फिक्स कॉस्ट भी वेरी कर सकती है, आप आगे जाके पढ़ेंगे क्वेश्चंस में। बट फिक्स कॉस्ट अगर आप ओवरऑल देखें तो फिक्स ही रहती है। ये जो हमने सिनेरियो की बात की, ये एक रेयर सिनेरियो हो गया, बट फिक्स कॉस्ट एज अ नेचर सजेस्ट फिक्स्ड है यार। मतलब नहीं है फैक्ट्री का रेंट तो आपका लाख रुपए ही जाएगा, जितनी मर्जी प्रोडक्शन करिए। आप 10 यूनिट बनाए, 20 बनाए या ना बनाए, उसे फर्क नहीं पड़ता, लैंडलॉर्ड आके आपसे लाख रुपए रेंट लेके चले जाएगा। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो फिक्स हैं। अब इसका ग्राफिकली अगर हम देखें, एक्स एक्सिस पे आप रख दीजिए यूनिट्स को, वाई एक्सिस पे रख दीजिए आप कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगी, इसे नहीं फर्क पड़ता कितनी यूनिट्स बन रही है कितनी नहीं बन रही, ये फिक्स्ड है अपने आप में। चलिए, आई गेस बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि वो क्या कहना चाह रहा है। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करती है एज पर द प्रोडक्शन। मान लीजिए डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट एक लेबरर को आप 1 यूनिट बनाने के 10 रुपए दे रहे हैं। अब आप 100 यूनिट बनाएंगे, आप 1000 रुपए देंगे। आप 1000 यूनिट बनाएंगे, आप 10,000 रुपए देंगे। आप 10,000 यूनिट बनाएंगे, आप लाख रुपए देंगे। और अगर आप बाई चांस अगर आप यूनिट्स नहीं बनवाएंगे और वो लेबर आपकी ऐसी है जो परमानेंट लेबर नहीं है, तो आप उसको कुछ भी नहीं देंगे। आप उसे कहेंगे भाई घर जा, आज मेरे पास प्रोडक्शन के लिए करानी नहीं है, मेरे पास डिमांड ही नहीं है। तो ये जो कॉस्ट है पूरी तरह से वेरिएबल रहती है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, इसको भी आप ऐसे लीजिए। आप एक पेन बना रहे हैं, 10 रुपए उस पेन का टोटल कॉस्ट होती है, मान लीजिए 5 रुपए का उसके अंदर मटेरियल लगता है। वो मटेरियल तभी लगेगा अगर पेन बन रहा है, अगर पेन नहीं बन रहा तो मटेरियल नहीं खर्च होगा आपका। ये जो कॉस्ट है वो पूरी तरह से वेरिएबल है। अगर 10 यूनिट बनेगी 50 रुपए की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, 10 यूनिट पे 50, 500 यूनिट पे 5000, 50,000 यूनिट पे 500 यूनिट पे 2,500, 50,000 यूनिट पे 2.5 लाख। सेम मीन्स उसी रेशो में, यहाँ कोई कैलकुलेशन के काम नहीं कर रहे हैं हम। मैं आपको बस जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ, जो वेरिएबल कॉस्ट है एज पर आपका जो प्रोडक्शन है वो सबसे आपकी वेरी करती जाएगी। अब वेरिएबल कॉस्ट का अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं, आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में, वर्टिकल लाइन की फॉर्मेट में बढ़ रही है। ऐसा क्यों? जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी उसी रेशियो में आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ये होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। इसी में एक और कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या है?
सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल यानी कि इसमें कुछ पोर्शन सेमी यानी कि मिक्स है, ये इसमें कुछ पोर्शन फिक्स का भी है, कुछ पोर्शन वेरिएबल का भी है, फिक्स एज वेल एज वेरिएबल। कैसे? बड़ा इजी सी इसका सॉल्यूशन है, बड़ा इजी सा इसका एग्जांपल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप इससे रोज डील करते हैं, रोज इन द सेंस हर महीने डील करते हैं। आपने देखा होगा कोई ऐसा जो घर है जो बंद है फिर भी उसका बिल आ रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी कंजम्पशन जीरो है, उसमें बल्ब भी नहीं जल रहा। ये एक फिक्स चार्जेस है मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के, वो तो देने ही देने पड़ेंगे, उनको नहीं मतलब आपकी कंजम्पशन जीरो हो या कुछ भी हो, वो फिक्स चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप उसे मीटर मेंटेनेंस चार्जेस बोल दिए, जो मर्जी बोल दीजिए। हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में नहीं जा रहे हैं, उसका क्या नाम है उसमें नहीं जा रहे, लेकिन कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो फिक्स हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। और उसी में कुछ चार्जेस ऐसे हैं, मान लीजिए पर यूनिट के हिसाब से आपको, और मान क्या लीजिए ऐसा होता है, फिक्स चार्जेस तो जो हैं आपके वो तो है ही हैं, उसके अलावा पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज और देना पड़ेगा। जो फिक्स चार्जेस हैं वो अलग हैं, और ये पर यूनिट चार्जेस देने पड़ते हैं आपको, जितनी आपकी कंजम्पशन है उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो फिक्स्ड भी है, वो वेरिएबल भी है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी सिनेरियो है। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ये आपको मैं समझा चुका हूं, जिसमें कोई कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है और बाकी जो पोर्शन है वेरिएबल है, एज पर द कंजम्पशन है, पर यूनिट बेसिस पे होता है। अब आपको क्या करना होगा, जहां सेमी वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करते हैं, इसमें आपको फिक्स्ड और वेरिएबल को स्प्लिट करना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? आपको क्वेश्चंस में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहां आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता होनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए, उसी के बेस पे आप अपनी कॉस्टिंग निकाल पाएंगे। तो इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में स्प्लिट करने का वे आउट होता है, और इसके कई सारे वेज हैं। हम सारे वेज में नहीं जाएंगे, आज हम इसमें एक वे कवर करेंगे और बहुत अच्छे समझ भी आने वाला है वो आपको। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में स्प्लिट करना चाहते हैं। इसका आज हम एक ही मेथड समझने वाले हैं, जो है आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड से कैसे आप बेस्ड ऑन आउटपुट, बेस्ड ऑन एक्टिविटी, आप कैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। आप एक अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे निकाल सकते हैं कि इसमें फिक्स पोर्शन कितना है और पर यूनिट चार्जेस कैसे हैं। वैसे उसमें मेंशन्ड होता है, वहां पे बात अलग है, बट आप अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हैं, आप कैसे निकालेंगे कितना पोर्शन फिक्स्ड है और कितना पोर्शन वेरिएबल है। मान लीजिए आपका आउटपुट है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, टीसी टोटल कॉस्ट 100 यूनिट, टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है 200 यूनिट, टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी 300 यूनिट, आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 400। क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दो, मुझे फिक्स कॉस्ट दे दो। और अब इस चीज को भी आपने ऑब्जर्व करा होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है, फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं निकाली जाती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल के करेंगे क्या आप, आज आप 100 यूनिट बना रहे हैं, वो 100 यूनिट में बढ़ जाएगी, कल आप 1000 बनाएंगे 1000 में बढ़ जाएगी, तो ये अमाउंट फिक्स नहीं रहता। बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। अभी के लिए आप इतना ही समझिए। वो भी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी वेरी कर सकती है, बट अभी के लिए आप चीजों को सिंप्लीफाइड रखेंगे वो बेटर है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलती है इसलिए क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट होती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम बेस्ड ऑन आउटपुट। अब आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए, ये 200 से 300 कॉस्ट हुई, इसकी वजह क्या है? वजह सीधी सी है कि यार हमने प्रोडक्शन बढ़ा दी, पहले हम 100 यूनिट बना रहे थे, अब हम 200 यूनिट बना रहे हैं, इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ गई है। अब इसमें आप एक चीज और समझिए, यार इसमें फिक्स कॉस्ट भी है, उसमें इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है। टोटल कॉस्ट में जो फिक्स पोर्शन हो तो फिक्स रहा होगा, तो ये जो 200 से 300 रुपए आए हैं, 200 से 300 में बढ़ी है और फिर 300 से 400 में बढ़ी है। ये जो पोर्शन है वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। यार फिक्स पोर्शन से क्या फर्क पड़ता है कि मैं 100 यूनिट बनाऊं या 200 यूनिट बनाऊं, ये जो फर्क पड़ रहा है वो इसी चीज से तो पड़ रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है प्रोडक्शन से। अब टोटल कॉस्ट आपकी बढ़ गई, 200 से 300 हो गई, 100 रुपए से वो बढ़ गई, और कितने यूनिट्स पे बढ़ी? इसको आप इस वे में रखिए, यूनिट्स को रखिए 10 20 30, तो एग्जाम्पल थोड़ा और बेटर वे में फ्रेम हो जाएगा उससे। 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स और 30 यूनिट्स, इस वे में रखिए एग्जाम्पल को। आपकी कॉस्ट बढ़ गई 200 से 300 हो गई, और आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई 10 से 20 हो गई।
अब इसका मैंने कोई फॉर्मूला नहीं समझाया, आपको बड़ा लॉजिकल वे में लेके गया हूं मैं। कॉस्ट आपकी बढ़ी 200 से 300 हो गई यूनिट, और कितनी यूनिट्स पे हुई वो कॉस्ट बढ़ के 10 से यूनिट्स 20 हो गई, यानी कि पर यूनिट की एडिशनल कॉस्ट आपको कितनी पड़ी? यही तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है यार। क्यों फॉर्मूलाज याद करने हैं जब आप लॉजिकली चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, इसको कहीं भी पुट कर दीजिए किसी भी क्वेश्चन में। फिक्स कॉस्ट आपकी आ जाएगी 200, चलिए मैं पहली क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ -100 आपकी फिक्स कॉस्ट है। किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे वही आंसर आएंगे। अब बच्चा कोई कह सकता है कि यार सर आपने 20-30 वाला एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया, नीचे वाली ये दो वो क्यों नहीं ली, इसमें तो चेंज हो रहा है। चलो चलिए उसको ले लीजिए। कॉस्ट आपकी चेंज हुई 400 - 300, यूनिट्स में कितनी प्रोडक्शन बढ़ी? 30 - 20, 100 की कॉस्ट बढ़ी 10 यूनिट के पीछे, वेरिएबल कॉस्ट 10 आ गई। किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लीजिए, वही आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उसमें 100 आ जाएगी। कॉन्सेप्ट्स को समझिए, आपको फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मैं आपको इस चीज़ से कंक्लूड करता हूँ, और इसी के साथ मुझे लगता है इस लेक्चर को मैं एंड करना चाहूँगा। जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हों, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसको ज़रूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। प्लस में ऐसी ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ टीचिंग के लिए आप पराशर की पाठशाला में हमारे सी एंटर के ग्रुप 2 के जो बैचेस शुरू हो रहे हैं 25 मई से, उसको ज्वाइन करिए। आपको एक नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके अपने को एनरोल कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप वहाँ क्लैरिफाई कर सकते हैं। हमारी टीम आपका वेट कर रही है। हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 25 मई से। आप लाइव हमसे पढ़ सकते हैं लक्ष्मी नगर आके फेस टू फेस। उसके अलावा आप लाइव एट होम पढ़ सकते हैं। उसके अलावा GDPD अवेलेबल रहेगी। फर्स्ट लेक्चर में आपको बुक्स दे दी जाएंगी, आपकी बुक्स तैयार हैं, एंड होपफुली आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।